चलिए हम लोग आज 15 क्वेश्चन का सेट बनाते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आप लोग भी मेरे साथ बनाइए। क्या बोल रहा है? तीन संख्याओं में से प्रथम संख्या दूसरी की दो गुनी है। अच्छा, ऐसा दिया हुआ है। तथा द्वितीय संख्या तृतीय की तीन गुनी है। अच्छा, ये इससे कनेक्टेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा कर लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया। फर्स्ट संख्या, सेकंड संख्या, थर्ड संख्या। तो बोल रहा है अगर पहला वाला 1 रहा होगा तो दूसरा वाला क्या है? तो द्वितीय संख्या जो है वो क्या है? तृतीय की तीन गुनी, तो ये 3 रहा होगा। और पहला वाला क्या है? द्वितीय की 2 गुनी है, तो ये कितना रहा होगा? 6 रहा होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, यदि तीनों का औसत 10 है, अब बताइए अगर तीनों संख्याओं का औसत 10 है, ओके, तो तीनों का कुल सम कितना रहा होगा? तीनों का कुल योग कितना रहा होगा? ये निश्चित है कि 30 रहा होगा। तो यहाँ पर 6 3 9 1 10, तो 10 बराबर कितना हो गया? 30। तो 1 बराबर कितना हो गया? 3। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सा है? 6 वाला। तो 6 बराबर क्या हो जाएगा? 18। बन गया हमारा क्वेश्चन। तो आंसर सी। ओके, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बोल रहा है ए बी ने एक व्यापार शुरू किया। अच्छा, इस व्यापार में उन्होंने 2:3 के अनुपात में निवेश किया है। ठीक है, यदि ए 10,000 रुपया और निवेश करता तो उनके निवेश का अनुपात 3:2 हो जाता। तो देखिए, फर्स्ट क्या हुआ? फर्स्ट में जो निवेश किया गया वो 2:3 का रेशियो है। बाद में निवेश किया है सेकेंड टाइम में, कौन निवेश किया है? तो ए निवेश किया है। बी का अमाउंट फिक्स है। ठीक है, जब ए निवेश करता है तो अब रेशियो हो जा रहा है 3:2। अब देखिए, अब हम लोगों का क्या है यहाँ पर कि बी तो कुछ नहीं किया है, बी तो जितना पहले था उतना अभी भी है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर बी के जगह को कांस्टेंट कर देते हैं। दैट मीन्स जितना पहले था उतना अभी भी है। तो 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 6। तो इसको 6 बनाने के लिए क्या लिखेंगे? 4/6। ठीक है, इसको 6 बनाने के लिए क्या गुना करना पड़ेगा? 9/6। ये ऐसा हो जाएगा। इसको 6 बनाए, इसको 6 बनाए। क्यों बनाए? क्योंकि ए इन्वेस्ट किया है, बी तो इन्वेस्ट किया नहीं। बी का अमाउंट सेम है, तो दोनों जगह ये अमाउंट सेम कर दिए। ठीक है, अब देखिए बी कितना से बढ़ा? 5 से बढ़ा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है? ए 10,000 रुपया और निवेश करता है। इसका मतलब क्या हो गया कि 5 बराबर क्या रहा होगा हमारा? 10,000 रुपया रहा होगा। ठीक है, ए कितने रुपए निवेश किए? तो पहले कितना निवेश किया था? 4 के बराबर। तो 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2,000। ठीक है, तो 4 बराबर क्या हो जाएगा? 8,000। तो कितना निवेश किया था ए? बी हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। बोल रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। ठीक है, उनका लघुत्तम समावर्तक क्या है? 120 है। तो संख्याएं ज्ञात करिए। तो देखिए, दो संख्या जो रहा होगा वो क्या होगा? 4x 5x रहा होगा। तो यहाँ पर जो x का वैल्यू होता है ना, याद रखिएगा हमेशा, अगर यहाँ पर इसका एलसीएम दिया हुआ रहे तो x का जो वैल्यू होता है 120 बाय जिस रेशियो में रहे उसका मल्टीप्लीकेशन। दैट मीन्स 5 × 4, ये x का वैल्यू हो जाएगा। तो 5 × 4 कितना होगा? 20। 26 टाइम कट जाएगा तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 24 और 30। तो आंसर हो गया सी। सो सिंपल। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है? क्यूबिक रूट ऑफ 3n इज इक्वल्स टू 27। तो n का मान क्या होगा? तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको क्यूबिक रूट ऑफ 3n है तो इसको लिख सकते हैं 3n/3। 27 को क्या लिख सकते हैं? 3 बेस सेम हो तो पावर सेम हो जाएगा। तो देयरफॉर n/3 इज इक्वल्स टू 3। तो दिस इंप्लाइज दैट n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 27। ठीक है, सॉरी 9। n इक्वल्स टू 9। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर देखिए, बोल रहा है कि x + 1/x इक्वल्स टू 5 हो। तो देखिए x + 1/x 5 दिया हुआ है, तो वैल्यू किसका चाहिए? 5x/x² + 5x + 1 रहेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में x से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो 5x/x क्या हो जाएगा? 5 बाय डिनोमिनेटर में x से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? x + 5 + 1/x। बात समझ में आ रहा है? क्या किए फिर से बता दे रहे हैं। देखिए इसमें क्या किए? 5x/x बाय
एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 बाय एक्स, इससे ये बन गया। ठीक है, अब सेपरेट करेंगे एक्स एक्स कट जाएगा, सेपरेट जब करेंगे तो x प्लस 5 प्लस 1 बाय एक्स। अब देखिए x प्लस 1 बाय एक्स का वैल्यू कितना है 5, तो 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा 10, तो 5/10 कितना हो जाएगा 1/2। सो सिंपल। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है। ओके, तो SI जो है मूलधन का 1/4 है, दैट मीन्स P/4 रहा होगा, तथा वर्षों की संख्या वार्षिक दर के बराबर है, यानी कि T बराबर हो गया R। ठीक है, वर्षों की संख्या किसके बराबर है, वार्षिक दर के बराबर है, तो ब्याज दर चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो SI क्या होता है P का R% इंटू T, यही तो होता है। तो अब SI कितना है P/4, तो P/4 रख दें यहाँ पर, PR/100 है, T का वैल्यू कितना है R, चूंकि T बराबर R है, सॉल्व कर देंगे। PP कैंसिल, 425 टाइम्स कट जाएगा, तो R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, तो R कितना हो जाएगा 5%। क्लियर है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि किस धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 31 रुपया है। एक बात याद रखिएगा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर होता है CI माइनस SI कितने लिए, तो फॉर 3 ईयर्स। ठीक है, फॉर 3 ईयर्स के लिए होता है P इंटू क्या होगा आपका 300 प्लस R इंटू R स्क्वायर बाय 100 का क्यूब, याद रखिएगा। किसके लिए, फॉर 3 ईयर्स के लिए। तब यहाँ पर CI माइनस SI का अंतर कितना दिया हुआ है 31, तो ये हो जाएगा 31 P इंटू 300 प्लस R कितना दिया हुआ है 10%, तो ये कितना हो जाएगा 300 प्लस R कितना हो जाएगा 310 इंटू R स्क्वायर, R कितना है 10, तो 10 इंटू 10 बाई कितना हो गया 100 क्यूब, तो 100 इंटू 100 इंटू 100 ऐसा होगा। तो 1 2 3, तो 2 1 3 यहाँ से कैंसिल, 31 1 टाइम्स में कैंसिल, तो P इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1000 हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए CI माइनस SI का अंतर फॉर 2 ईयर्स बताए थे हम, क्या होता है 2 ईयर्स के लिए होता है P के R% का R%, याद रखिएगा ये 2 ईयर्स के लिए होता है। 3 ईयर्स के लिए होता है CI माइनस SI फॉर 3 ईयर्स P इंटू 300 प्लस R इंटू R स्क्वायर बाय 100 का क्यूब। ओके, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये गांठ बांध लीजिए कि ऐसा होता है, अगर आ गया तो फटाक से बना सकते हैं सवाल को। दूसरा प्रोसेस भी है बनाने का, अभी वक्त नहीं है क्योंकि अभी हम लोग सेट बना रहे हैं। कभी डिटेल में अगर हम पढ़ाएं CI SI को तो आप फटाफट बनाने के लिए सीख जाएंगे, तो जब कभी सिखाएंगे तो फिर वहाँ सीख लेंगे। अभी फिलहाल के लिए चूंकि एग्जाम आप लोगों का बिल्कुल नज़दीक है, अभी फिलहाल के लिए ये प्रोसेस उपयुक्त रहेगा। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि 200 लीटर के एक मिश्रण में 15% पानी है। ठीक है, पानी कितना है परसेंट 15%, तो शेष दूध है, तो दूध कितना रहा होगा 85%। डन। इस मिश्रण में कितना दूध मिलाया जाए, तो मिला क्या रहे हैं दूध, इसका मतलब वाटर कांस्टेंट होगा। तो वाटर पहले कितना था 200 का 15%। ठीक है, अब देखिए कितना दूध मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 87.5% दूध हो, तो दूध 87.5% है, तो पानी कितना रहा होगा, तो 12.5% रहा होगा। तो मिला क्या रहे हैं दूध, तो इसका मतलब पानी जितना था, जितना पहले पानी इतना था, अभी भी पानी उतना ही होगा। तो इसका मतलब 200 प्लस एक्स इतना क्या मिलाए होंगे दूध, तो मिश्रण हो गया हमारा 200 प्लस एक्स लीटर, और पानी इसका क्या रहा होगा 12.5%। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले पानी का क्वांटिटी इतना था 200 में, अभी भी पानी का क्वांटिटी यही इतना ही है, लेकिन परसेंटेज चेंज है। क्यों, क्योंकि दूध मिलाने से मिश्रण का क्वांटिटी चेंज हो गया, इसलिए इसका 12.5% यहाँ के पानी के क्वांटिटी के बराबर होगा। अब यहाँ से 100 और ये 100 कैंसिल, इसको जब हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 10। ओके, तो अब हम यहाँ से काट सकते हैं, तो 25 टाइम्स 5 2 टाइम्स, फिर 25 8 टाइम्स।
ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 इंटू 15, तो 16 इंटू 15 हो जाएगा कितना 240 इक्वल्स टू 200 प्लस एक्स, तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया 40। इसका मतलब क्या हो गया कि 40 लीटर दूध मिलाया गया होगा। क्या किए हैं फिर से ध्यान रखिएगा, दूध मिला रहे हैं, मिल्क मिला रहे हैं, तो वाटर दोनों साइड कंडीशन में बराबर होगा, तो वाटर को इक्वेट करके सवाल को सॉल्व कर लिए, बिल्कुल सही बात है। अब बोल रहा है कि एक पुस्तक विक्रेता एक किताब 10% हानि पर बेचता है, तो मान लेते हैं कि उसका सीपी 100% रहा होगा। क्या बोलता है कि 10% हानि पर बेचता है, इसका मतलब 90% पर बेचता है। ठीक है, बोल रहा है कि यदि वह किताब को 108 रुपये अधिक पर बेचता, यानी कि 90% में जो बेचा उसको 108 रुपया और अधिक में बेचता है ना। यदि वह किताब को 108 रुपया अधिक मूल्य पर बेचता, मतलब पहले बेच रहे थे 10% हानि पर, तो 90% पर बेचे। अब बोल रहा नहीं, इसको 108 रुपया अधिक मूल्य पर बेचता, तो ठीक है इतना में बेचता, तो उसे 10% का लाभ होता। अच्छा है, तब क्या हो रहा है, इस पर उसको 10% का लाभ होता, तो 10% का लाभ होता है, इसका मतलब 110% एसपी बन जाता। ये भी एक एसपी है और ये भी एक एसपी है, तो दो तरह से इंफॉर्मेशन दिया कि भाई 90% तुम पहले लॉस पर बेच रहे हो, अगर तुम इसको 108 रुपया ज्यादा बेचता तब जाकर के तुमको 10% का प्रॉफिट होता है, इसका मतलब तब एसपी हमारा 110% होता। तो ये दोनों एसपी आपस में क्या हो जाएगा इक्वल। आ रही बात समझ में, क्योंकि इसी कंडीशन में तो 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहां से यहां निकाल लिए और फिर यहां से यहां निकाले, तो दोनों एसपी को कर दिए बराबर। अब यहां से 108 बराबर क्या हो जाएगा, इधर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 20%, दैट मीन्स 20% इक्वल्स टू 108। तो हम लोगों को क्रैमूल चाहिए, क्रैमूल किसके बराबर 100%, 100% के लिए दोनों साइड 5 से गुना करेंगे, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 540 रुपया हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बोल रहा है कि P की कार्य क्षमता Q से 3 गुनी है, तो P की जो कार्य क्षमता है वो Q से 3 गुनी है, तो इसलिए P किसी काम को Q की तुलना में 48 दिन पहले समाप्त करता है। अच्छा, तो P बाई Q का रेशियो क्या हो जाएगा 3:1। ये किसका रेशियो है, कैपेसिटी का। कैपेसिटी का जस्ट अपोजिट होता है डे का रेशियो, तो डेज का रेशियो क्या हो जाएगा 1:3। अच्छा, अब देखिए P जो है Q से 2 दिन पहले करता है, P यहाँ से P जो है Q से 2 दिन पहले करता है, क्योंकि कैपेसिटी के व्युत्क्रम का जो रेशियो होता है वो डेज का रेशियो होता है। अब बोल रहा है कि तुलना में 48 दिन पहले करता है, P किसी काम को Q की तुलना में 48 दिन पहले करता है, इसका मतलब यहाँ पर 2 दिन पहले करता है, तो इसका मतलब 2 बराबर क्या रहा होगा 48, तो 1 बराबर कितना रहा होगा 24, तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा 24/72। इसका मतलब P उस काम को कितना दिन में करेगा, तो P उस काम को 24 दिन में करेगा, लेकिन Q उस काम को कितना दिन में करेगा 72 दिन में। तो बोल रहा है कि दोनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो काम मान लेते हैं इस दोनों का एलसीएम 144 यूनिट रहा होगा, तो P उस काम को 24 दिन में करता है, तो 144 काम करेगा, जब 24 दिन में 144 यूनिट काम कर रहा है, ठीक है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा 6 यूनिट, डिवाइड कर देंगे। Q 144 यूनिट 72 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना यूनिट करेगा 2 यूनिट करेगा, तो दोनों मिलकर के एक दिन में कितना करेगा 8 यूनिट काम करेगा, तो 144 यूनिट करने में कितना दिन लगाएगा 144/8, सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा 18, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 18 डेज। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है कि किसी शंकु के आधार तथा गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों का रेडियस बराबर हो गया और दोनों आकृतियों का आयतन बराबर है। अच्छा, तो शंकु का आयतन क्या होगा, रेडियस भी बराबर है, बोला ना किसी शंकु के आधार तथा गोले की त्रिज्या बराबर, इसका मतलब रेडियस दोनों में बराबर है। ठीक है, तो पहला शंकु के अगर वॉल्यूम की बात करें तो इसका क्या होता है 1/3 पाई r²h। ठीक है, ओके, गोले की अगर आयतन की बात करें तो क्या होता है 4/3 पाई r³, दोनों का रेडियस बराबर है तो r इक्वल होगा 3 कैंसिल, पाई कैंसिल, r², तो ये एक r बचेगा यहाँ से। ओके, तो h बराबर क्या हो गया 4r। ठीक है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करें, तो अब देखिए अगर हम एक शंकु बना दें
तो ये रेडियस हो जाएगा r और ये हाइट हो जाएगा h। तो ये स्लेंट हाइट है इसका त्रियक ऊंचाई, तो त्रियक ऊंचाई क्या होगा L इक्वल्स रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। h की जगह क्या लिखेंगे 4r, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 16r स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट 17r स्क्वायर, r आ जाएगा बाहर तो क्या हो जाएगा r रूट 17, r की जगह क्या है 8, तो आंसर क्या हो जाएगा 8 रूट 17 बन गया। सो सिंपल। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। बोल रहा है कि एक पति पत्नी जब उन्होंने 5 वर्ष पहले शादी की थी, अच्छा 5 वर्ष पहले की बात है, ये प्रेजेंट की बात है, ये 5 वर्ष पहले की बात है, -5 ईयर्स की बात है, 5 साल पहले की बात है, कि औसत आयु 23 वर्ष थी। इसका मतलब पति और पत्नी दोनों का औसत आयु कितना था 23 वर्ष, तो कुल कितना रहा होगा 46। अब देखिए अगर प्रेजेंट में आएंगे तो पत्नी का भी दैट मीन्स वाइफ का भी और हस्बैंड का भी दोनों का 5-5 साल क्या हो जाएगा प्लस। जब इससे आगे बढ़ेंगे तो अभी परसेंटेज कितना हो जाएगा 56, दैट मीन्स पत्नी अब प्लस पति का कुल आयु अभी 56 वर्ष होगा। ठीक है, बोल रहा है पति पत्नी एवं बच्चा जो इस बीच पैदा हुआ, अब शादी हुआ तो बच्चे पैदा हो गए एक, ठीक है, तो पति पत्नी एवं बच्चा जो इस बीच पैदा हुआ तो इस 5 साल के ड्यूरेशन में एक बच्चे का जन्म हुआ। ठीक है, कि वर्तमान, अब बोल रहा है इस बीच पैदा हुआ था कि वर्तमान आयु 20 वर्ष है, वर्तमान औसत आयु 20 वर्ष है। इसका मतलब ये हो गया कि पति पत्नी प्लस बच्चे चाइल्ड का औसत आयु 20 वर्ष हो गया, तो 3 लोग हो गए, तो तीनों का कुल आयु कितना रहा होगा 60 वर्ष। अच्छा, अब देखिए 60 किसके वजह से बढ़ रहा है, बच्चे के वजह से बढ़ रहा है, तो इसका मतलब बच्चे का आयु कितना रहा होगा 4 ईयर्स रहा होगा कि नहीं। तो बच्चे की उम्र क्या है, बच्चे की उम्र क्या हो जाएगा 4 वर्ष, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। क्लियर है, समझ में आ रही है बात। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। बोल रहा है किसी शहर की जनसंख्या 8000 है, ठीक है, यदि पुरुषों की संख्या, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, कोई बात नहीं, आप आंसर बना करके इसको मैच कीजिए कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं। किसी शहर की जनसंख्या 8000 है, यदि पुरुषों की संख्या 6% की दर से बढ़े, ठीक है, मेल की संख्या 6% के दर से बढ़ा, महिलाओं की संख्या में वृद्धि की रफ्तार 10% है, इसमें वुमेन की रफ्तार कितना है 10% है, तो जनसंख्या 8600 हो जाती है। ठीक है, तो मेन में 6% बढ़ा, मेल का 6% प्लस वुमेन का 10% बढ़ा, तो कुल इंक्रीज कितना हो रहा है, पहले 8000 था अब हो गया 8600, तो इंक्रीज कितने से हुआ 600 से। इसका मतलब चूंकि 6% से बढ़ा है तो मेन का 6% और वुमेन का 10%, तो ये 600 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए मेन प्लस वुमेन ये किसके बराबर है 8000 के बराबर है, तो बोल रहे हैं कि महिलाओं की संख्या ज्ञात करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर फिर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं मेल का 6% प्लस वुमेन का 10%, तो यहाँ पर लिख सकते हैं वुमेन का 6% अब प्लस वुमेन का 4%, दोनों को जोड़ देंगे तो 10% हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा 600। अब यहाँ से 6/100 निकाल लेते हैं कॉमन, तो क्या बचेगा मेन प्लस वुमेन, इसलिए हम यहाँ पर ट्रांसफर कर दिए 6 और 4 में, तो क्या बचेगा वुमेन का 4% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 600। फिर देखिए इक्वल्स टू मेन प्लस वुमेन, ये किसके बराबर है 8000 के बराबर है, 8000 का 6%, तो यहाँ पर निकाल लें 8000 का 6%, एक कट जाएगा तो कितना हो गया 480, इसका मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 480 इधर घटेगा करके, तो क्या हो जाएगा वुमेन का 4% इक्वल्स टू 480 में जब माइनस करेंगे, सॉरी 600 में जब माइनस होगा, 600 में जब माइनस होगा 480 कितना बचेगा 120, 4 3 जा, तो दैट मीन्स वुमेन की संख्या कितना आ जाएगा 3000, वुमेन की संख्या कितना हो गया 3000। ओके, चलिए एक और प्रोसेस है, क्या डिस्कस करें क्या आप लोगों के साथ, इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। देखिए कैसे सोचते हैं, ये सोचते हैं कि पुरुषों की संख्या कितना परसेंट बढ़ा 6%, महिलाओं की संख्या में कितना बढ़ा 10%, तो ये सोचते हैं कि अगर महिलाओं की संख्या भी 6% से बढ़ता, महिलाओं की संख्या 6% से बढ़ता, तो कुल जनसंख्या में वृद्धि कितना होता 8000 का 6%,
8000 का 6% देखें तो क्या हो जाएगा, 480 कुल जनसंख्या में वृद्धि होना चाहिए था, लेकिन वृद्धि कितना हुआ, 600 का। होना चाहिए था 480 का, लेकिन हुआ कितना, 600 का। तो इसका मतलब 120 कम हुआ। 120 कम क्यों हुआ, क्योंकि महिलाओं की संख्या 4% कम से लिए हैं, इसका मतलब 120 4% के बराबर रहा होगा। तो 100% निकाल देंगे तो वुमेन की संख्या निकाल देंगे, तो ये 30 हो गया, ये हो गया हमारा 3000। तो यहाँ से भी आ गया हमारे पास वुमेन की संख्या कितना रहा होगा, 3000। ये बिल्कुल शॉर्टकट प्रोसेस है, ठीक है। जब परसेंटेज पढ़ाएंगे तो हम लोग इस सारे पैटर्न को डिस्कस करेंगे, ताकि अगर आप एसएससी के लिए प्रिपरेशन भी करें तो बिल्कुल जल्दी जल्दी सवाल को बना सकते हैं हम लोग। और ये तो एक लॉन्ग गेट प्रोसेस था कि अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो इस तरह से हम लोग प्रोसीड भी कर सकते हैं। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बोल रहा है कि एक चलती हुई रेलगाड़ी किसी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में, अच्छा अब देखिए, चलती हुई रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में, तो जब कोई रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पास करता है तो वो किसके बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, प्लेटफॉर्म प्लस रेलगाड़ी के लंबाई के बराबर। तो ये दोनों डिस्टेंस P प्लस R का डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है 14 सेकंड में, ठीक है। और एक बिजली के खंबे को 10 सेकंड में पार करता है, इसका मतलब जब वो बिजली के खंबे को पास करता है कोई रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी सिर्फ अपने गाड़ी के लंबाई के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है। तो रेलगाड़ी को कितना देर में पार करेगा वो, 10 सेकंड में। अच्छा अब देखिए, अब क्या बोल रहा है कि इसका मतलब गाड़ी अपने लंबाई को 10 सेकंड में पास करता है और प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी दोनों के लंबाई को 14 सेकंड में पास करता है। इसका मतलब दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 4 सेकंड। तो 4 सेकंड में किसको पास करता होगा, प्लेटफॉर्म को। तो प्लेटफॉर्म कितना लंबाई का है, 50 मीटर। इसका मतलब 50 मीटर ट्रेवल करने में रेलगाड़ी को 4 सेकंड लगा होगा। तो वेलोसिटी क्या हो गया, 50/4। ये क्या हो गया, इतना मीटर पर सेकंड। लेकिन बोल रहे किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर पर आवर के लिए 18/5 से गुना करना पड़ेगा। ये तो बेसिक सी बात है, ये पता होगा आप लोगों को। 5 10 जा, अब 2 5 जा, 2 2 जा 2 9 जा, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 45 किलोमीटर पर आवर। ओके फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है 132 सेंटीमीटर लंबे एक तार के टुकड़े को एक समबाहु त्रिभुज, एक वर्ग और एक वृत्त के आकार में मोड़ा जाता है, तो बताइए कौन से आकार में क्षेत्रफल सबसे अधिक होगा। तो देखिए एक कंसेप्ट है, याद रखिएगा कि अगर पेरीमीटर फिक्स हो, 132 मीटर तार फिक्स है कि ये 132 मीटर है, तो हम कभी रेक्टेंगल बना दें, स्क्वायर बना दें, या पेंटागोन बना दें, मतलब पंचभुज बना दें, हेक्सागोन बना दें, ठीक है, षष्ठभुज बना दें या वृत्त बना दें, तो उस शेप का एरिया सबसे अधिक होता है जिसमें नंबर ऑफ साइड सबसे ज्यादा हो। क्या हो, उस शेप का एरिया सबसे ज्यादा होता है जिसका नंबर ऑफ साइड सबसे ज्यादा हो। तो देखिए इसमें 3 साइड, इसमें 4 साइड, इसमें 5 साइड, इसमें 6 साइड, लेकिन एक सर्किल में इन्फिनाइट साइड माना जाता है, क्योंकि हर एक पॉइंट पर ये चेंज हो रहा है। तो एक सर्किल के पास क्या होता है, इन्फिनाइट साइड है, इसलिए जिसका नंबर ऑफ साइड सबसे ज्यादा होगा, जिसकी भुजा की संख्या सबसे ज्यादा होगा, उसकी एरिया सबसे ज्यादा होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, वृत्त का। ओके चलिए, अब अगर किसी तरह से कोई भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा हो कंसेप्चुअली या सवाल को बनाने से लेकर के, तो एक बार प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा हो तो हम उसको सुधार करके अच्छे से बता सकें। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और मज़ेदार सॉल्यूशन और मज़ेदार क्वेश्चंस के साथ में। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय। और अगर मौका मिला हम लोग तो बनाएंगे बहुत अर्थमेटिक को अच्छे से, बहुत ही आसानी से बनाने के लिए सीखेंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।